दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो बनाने में अपनी पूरी मेहनत और समय लगाता हूँ और जब मुझे आपका समर्थन नहीं मिलता, तो सच में दिल थोड़ी उदासी महसूस करता है। बस मेरी एक छोटी-सी गुजारिश है कि मुझे थोड़ी-सी मदद मिल जाए ताकि मैं आपके लिए और बेहतर सामग्री बना सकूँ। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चचेरे भाई, मैं सच में तुम्हें नहीं बता सकता। क्या तुम्हारे पास अभी भी ये हुनर है? शांगवान की आंखों में प्रशंसा का अनोखा चमक था। उत्साह से भरी वह हल्के से जुफैन की ओर देखकर मुस्कुरा उठी, जैसे उसने कुछ दुर्लभ और अद्भुत खोज लिया हो। जुओफैन ने उसकी ओर तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखा, फिर गर्व से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब जब मुझे अपनी ताकत का पता चल गया है, तो कौन कहता है कि मेरी कीमिया कमजोर है? शांगुआन किंगयान ने हल्की झिझक के साथ सिर हिलाते हुए कहा, हन, अग्नि नियंत्रण ही सब कुछ नहीं है। क्या इससे कीमिया मजबूत हो जाती है? उसके गाल लाल हो गए, लेकिन वह अब भी अपने तर्क पर अड़ी रही। मेरे पिता कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किपिन दंशी ही बन पाते हैं, और भले ही कोई पहली बार में सफल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वह महान है। जुओ फैन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही आम आदमी हो और अग्नि नियंत्रण की असली गहराई को नहीं समझ सकते। लेकिन जो लोग कीमिया के रहस्यों को जानते हैं, वे समझते हैं कि अग्नि का सही नियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। क्या तुम इसे नकार सकती हो? उसके इस तर्क ने सभी का ध्यान खींचा। पास खड़े एक बुजुर्ग ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, लड़की, तुम्हारे चचेरे भाई की बात में दम है। अगर अग्नि नियंत्रण इतना महत्वपूर्ण न होता, तो हम यहाँ खड़े होकर उसकी कला को देखने का इंतजार क्यों करते? ये सुनते ही शांगवान किंगयान असमंजस में पड़ गई। उसने जियो फैन की ओर देखा, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन फिर उसने धीमे स्वर में कहा, फिर भी अंतिम फैसला तो परिणाम ही करेंगे। अगर तुम सच में इतने सक्षम हो, तो क्या तुम तेज गति से अमृत तैयार करके दिखा सकते हो? जुओ फैन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए, लड़की। डैनकिंग सम्मेलन के इस मास्टर का नाम एक बादल की तरह गूंजेगा, लेकिन हाँ, शीर्ष 10 में आना आसान नहीं है। बाहर खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए बोले, बेशक उसका अग्नि नियंत्रण शानदार है, लेकिन असली चुनौती आत्मा की आग और अन्य जटिल तकनीकों से होती है। अगर वह शीर्ष 100 में भी आ जाए, तो यह बड़ी बात होगी। शांगुआन ने उनकी बातें सुनते हुए अपनी भौहें तान ली। क्या तुम सभी ने अभी स्वीकार कर लिया कि केवल अग्नि नियंत्रण से कीमिया में सब कुछ नहीं होता? उसने चिढ़कर कहा। पास खड़े किसी ने असहाय स्वर में कहा, कीमिया कई चीजों पर निर्भर करती है, अग्नि नियंत्रण उनमें से एक है, लेकिन सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि बाकी तकनीकों में वह कितना निपुण है। अब तक तो बाकी लोग अपने काम को पूरा करने के करीब हैं, और उसने तो अभी शुरुआत भी नहीं की। शीर्ष 100 में आना अब मुश्किल लगता है। ये सुनते ही शांगुआन चौंक गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि कई प्रतिभागी पहले ही अमृत तैयार कर चुके थे, जबकि जुओ फैन अभी तक जड़ी बूटियों को आग पर नहीं रख पाया था। उसने निराश होकर गहरी सांस ली और कहा, तुमसे बात करने में मैंने बहुत समय गंवा दिया। अब मुझे देखना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। जुओ फैन ने बस हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखों में विश्वास भरते हुए उसकी ओर देखा, मानो कहना चाहता हो, सिर्फ इंतजार करो और देखो। सब कुछ थम गया। सभी ने जुओ फैन की ओर देखा और फिर असहायता से कंधे उचकाते हुए मासूमियत भरे अंदाज में कहा, मिस, ये आप ही हैं जो अपने भाई को परेशान कर रही हैं, हम नहीं। शांगुआन किंगयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने तुरंत पलटकर जुओ फैन को तिरछी नजर से देखा और कहा, भले ही तुम ऐसा कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी अपनी धीमी चाल की वजह से ये सब हो रहा है और तुम मुझ पर दोष डाल रहे हो। देखो, बाकी लोग तो लगभग पूरा कर चुके हैं। ये कहते हुए उसने शांगुआन यूलिन की ओर इशारा किया, लेकिन तुरंत रुक गई। उसे याद था कि वह और यूलिन अब एक दूसरे से बात नहीं करते। युओ फैन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गहरी सांस लेते हुए कहा, उसने इसे जल्दी बना लिया, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने अंगूठी से औषधीय जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें आग में डाल दिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने परिशोधन शुरू किया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें जुओ फैन पर टिक गईं, लेकिन उनकी खामोशी में छुपी अवहेलना स्पष्ट थी। शांगुआन यूलिन ने एक तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने हाथ में बन रही गोली को देखा और कहा,
अब शुरू कर रहे हो? अगर तुम इसी गति से चलोगे तो थीजर में भी जगह नहीं बना पाओगे। शांगुआन किंगयान के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। उसने चारों ओर देखा, जहां लपटे और गोलियों की चमक का नजारा उसे बेचैन कर रहा था। उसने जुओ फैन को देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि इस बार कम तिभागी होंगे ताकि तुम्हें शॉर्टलिस्ट होने का मौका मिल सके। आसपास खड़े लोग भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोले, हाँ, ये दुर्भाग्य होगा अगर जुओ फैन जैसा अग्नि नियंत्रण विशेषज्ञ भी जगह नहीं बना पाया, लेकिन अभी की स्थिति देखकर लगता है कि मुश्किल है। ये सुनकर शांगुआन किंगयान ने भड़कते हुए उनकी ओर गुस्से से देखा और फिर अपने भाई की ओर पूरी तल्लीनता से नजरें गड़ा दीं, लेकिन जुओ फैन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसकी अंगुलियों में एक अजीब सा लचीलापन था और उसकी हथेली में पकड़ी आग धीरे धीरे गोली का आकार ले रही थी। तभी अचानक भीड़ में से किसी ने घबराए स्वर में चिल्लाकर कहा, जुओ फैन, तुम क्या कर रहे हो? जड़ी बूटियां अभी अभी डाली गई हैं और उन्हें अभी परिष्कृत होना बाकी है। अगर अभी तुमने आग बंद की तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही लोग सकते में आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जुओ फैन, जो अपने अग्नि नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है, इतनी बुनियादी गलती कर सकता है। क्या वह दबाव में है? शांगुआन किंगयान ने भी चारों ओर के हैरान चेहरों को देखा और धीरे धीरे समझने लगी कि जुओ फैन कुछ ऐसा कर रहा है जो सामान्य से अलग है। उसके चेहरे पर चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण उभर आया। लेकिन युओ फैन का चेहरा निर्विकार था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। शायद वह ऐसा कुछ करने वाला था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। जुओ फैन के चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक। भीड़ की चिंता और तिरस्कार को अनदेखा करते हुए उसने जलती हुई लौ को घूरते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे भी परवाह नहीं है। उसकी आवाज में गूंजती आत्मविश्वास भरी बड़बड़ाहट ने चारों ओर खड़े लोगों को चुप कर दिया और फिर उसके हाथ तेजी से एक साथ आए और उसकी हथेलियों के बीच अचानक राक्षसी लपटें प्रकट हुईं। आग की वह अनोखी चमक मानो सबकी आंखों को चकाचौंध कर रही थी। दूसरी ओर मंच पर मेंगफीतियन और जू डिंगक्सियन, दोनों अनुभवी कीमियागरों के बीच भीषण प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दोनों के पास दुर्लभ विश्वात्मा की आग थी और उनके आसपास की लपटें आधे आसमान को लाल कर रही थीं। मेंगफीतियन ने हंसते हुए जू डिंगक्सियन की ओर देखा और चुटकी ली, बूढ़े दोस्त, मेरी गोली बनने वाली है। इस बार तो मैं ही जीतूंगा। हाँ हाँ। जू डिंगक्सियन ने तिरस्कार भरे स्वर में जवाब दिया, अरे, इतनी जल्दी आत्मसंतोष मत दिखाओ। मेरी गोली भी तैयार है और मैं जीतूंगा। ये तुम पर छोड़ देना एक भूल होगी। दोनों कीमियागरों के बीच इस खामोश युद्ध को देखकर ऊंचे मंच पर खड़े अधिकारी हल्के से मुस्कुराए। उनका ध्यान दोनों वृद्धों की प्रतिस्पर्धा पर था और उन्होंने अपने गार्ड से कहा, इन दोनों की कौशल में जो महारत है वो किसी और के बस की बात नहीं। मेंगफीतियन और जू डिंगक्सियन दोनों ही प्रारंभिक परीक्षण के पहले और दूसरे स्थान के प्रबल दावेदार हैं। बाकी प्रतियोगियों की तुलना में इनकी कला अद्वितीय है। गार्ड ने भी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। सच कहा आपने। मेंगफीतियन शाही कीमिया कक्ष के दिग्गज हैं और जू डिंगक्सियन भी वर्षों से उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनकी बराबरी करना बाकी लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन अधिकारी की मुस्कान जल्द ही गायब हो गई। उसने चारों ओर की प्रतिभाओं को निराशा भरी नजरों से देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, इस सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ कीमिया का प्रदर्शन नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभाओं को खोजकर शाही राजधानी में लाना था। पर लगता है यहाँ असली प्रतिभाओं की कमी है। इन दो बुजुर्गों के अलावा बाकी सभी औसत हैं। शाही साम्राज्य को इनसे ज्यादा चाहिए था। गार्ड ने चतुराई भरे स्वर में कहा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि प्रधानमंत्री का जाल कितना व्यापक है। सभी महान प्रतिभाएं पहले ही उनसे जुड़ चुकी हैं। अब बस कुछ ही मछलियां बची हैं। अधिकारी ने हल्की हंसी के साथ गार्ड के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी बात में दम है। साम्राज्य की शक्ति और प्रतिभाओं की संख्या का यही प्रमाण है। इसी बीच मंच पर मेंगफीतियन की हंसी गूंज उठी। हा हा हा, मेरी गोली तैयार है और इस बार भी मैं ही विजेता रहूंगा। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गई। उसकी हथेली में एक चमकदार पूर्ण जेट जैसी गोली दिखाई दी जो तैयार होने के कगार पर थी। दूसरी ओर जू डिंगक्सियन की गोली अभी भी अधूरी थी,
जिसे पूर्णता तक पहुंचने के लिए थोड़े सुधार की जरूरत थी। फर्क बहुत कम था, बस कुछ मिनटों का, लेकिन वह क्षण ही निर्णायक साबित हो सकता था। सबको यकीन हो चुका था कि परिणाम अब तय हैं, लेकिन तभी जुओ फैन की ओर नजरें मुड़ीं। उसकी हथेलियों में जलती राक्षसी आग और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान ने माहौल को रहस्यमय बना दिया। क्या जुओ फैन वह कर सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? जू डिंगजियन के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसकी मुट्ठियां तनाव से कांपने लगीं, लेकिन वह अपनी खींच छुपाने में असमर्थ रहा। उसके सामने मेंग फीतियन का घमंड से दमकता चेहरा और मुस्कान, जो उसके कानों तक फैल गई थी, उसकी झुंझलाहट को और बढ़ा रही थी। मेंग फीतियन की लपटें धीरे धीरे पूर्णता के करीब थीं, और डैन मारू अपनी अंतिम अवस्था में था। ऊपर के मंच पर खड़े बेली जिंगवेई और उनके अंगरक्षक इस मनोरंजक दृश्य को देखकर हंसी रोक नहीं सके। अंगरक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर में मेंगलाओ जीत ही गए। हालांकि जू डिंगजियन बस एक कदम पीछे रह गए। हा, ये दो बूढ़े वाकई दिलचस्प हैं। बूम! उनकी हंसी गूंज रही थी कि अचानक एक जबरदस्त धमाके ने सन्नाटा तोड़ दिया। एक तेज, आत्मविश्वास से भरी आवाज ने सभी का ध्यान खींचा। सर, मैं बन चुका हूं। हर कोई स्तब्ध रह गया। बेली जिंगवेई, जो कुछ सेकंड पहले हंस रहे थे, चौंक कर कोने की ओर देखने लगे। वह स्थान जहां से आवाज आई थी, कीमिया की इस प्रतियोगिता में किसी भी मायने में अहम नहीं था, लेकिन यह आवाज शाही की मास्टर मेंग फीतियन से भी तेज परिणाम का संकेत दे रही थी। क्या यह संभव था कि कोई अद्वितीय प्रतिभा छिपी हुई थी जिसे अभी तक पहचाना नहीं गया था? मेंग फीतियन ने घबराहट में अपने डैन मारू को जांचते हुए देखा। उसकी लपटें अस्थिर हो गईं। वह आवाज उसके लिए भी अप्रत्याशित थी। उसके दिल में सवाल कौन था? क्या इस छोटे से स्थान में जू डिंगजियन के अलावा कोई और मेरी बराबरी कर सकता है? यह तो असंभव है। जू डिंगजिंगजियन भी स्तब्ध खड़े थे। उनके मन में एक अजीब सा संदेह और आशंका जाग उठी। यह इलाका तो मेरे परिवार से संबंधित है। यहाँ ऐसा कौन हो सकता है जो मुझसे और मेंग फीतियन से तेज कीमिया कर सके? मंच पर सभी प्रतिभागियों ने अपने काम को रोक दिया। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं जहां से आवाज आई थी। ये जानने की बेचैनी हर किसी के चेहरे पर झलक रही थी। अंगरक्षक ने बेली जिंगवेई की ओर झुकते हुए पूछा, महोदय, क्या हमें जांच करनी चाहिए कि यह सच है या कोई छलावा? बेली जिंगवेई ने सोचते हुए सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, अगर यह व्यक्ति वास्तव में पहले स्थान पर आया है तो हमें उसकी योग्यता परखनी होगी। यदि वह प्रतिभाशाली है तो उसे शाही राजधानी में लाना आवश्यक है, लेकिन अगर उसने झूठ बोला और अपनी प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया तो सत्य की धारणा उतनी कोमल नहीं होगी। इतना कहकर बेली जिंगवेई तेज कदमों से आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। उनके साथ मेंग फीतियन और जू डिंगजियन भी अब अपनी प्रतिस्पर्धा भूलकर उत्सुकता से उस अनजान व्यक्ति को देखने के लिए चल पड़े। जल्द ही वे जुओ फैन के सामने पहुंचे। जुओ फैन वहां शांत खड़े थे। उनकी हथेली में जलती हुई अनोखी लौ थी और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। बेली जिंगवेई ने चारों ओर एक कठोर नजर डाली और ठंडे स्वर में पूछा, यहाँ डैन चेंग पूरा करने का दावा किसने किया? भीड़ तुरंत जुओ फैन की ओर इशारा करने लगी, जैसे वे किसी अनहोनी से बचने के लिए खुद को अलग कर रहे हों। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ छलक रहा था। शांगुआन किंगयान ने भी जुओ फैन की ओर एक नजर डाली, लेकिन उसकी नजरों में अब हैरानी और उलझन थी। उसने अभी कुछ देर पहले देखा था कि जुओ फैन ने औषधीय सामग्री को जलती लपटों में फेंका था, जो सामान्य तौर पर एक गंभीर गलती मानी जाती है, लेकिन अब वह शख्स जिसे सभी ने नजरअंदाज कर दिया था, क्या वाकई सबसे तेज और सबसे कुशल साबित हुआ था? जुओ फैन के अजीब और दुस्साहसी कदम ने सभी को चौंका दिया। उसके ज्वालाओं के बीच औषधीय सामग्रियों का दहन देखकर हर किसी ने उसे पागल करार दे दिया। सभी ने सोचा यह लड़का हार मान चुका है, लेकिन जब उसने आत्मविश्वास भरे स्वर में डैन चेंग चिल्लाया तो हर चेहरा आश्चर्य और संदेह से भर गया। उसके इस कदम ने केवल शंका ही नहीं बल्कि डर भी पैदा कर दिया। आखिर यह साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि फेयुन वांगफू की प्रतिष्ठित डैन पार्टी थी। यहाँ कोई भी चूक केवल हार नहीं बल्कि गंभीर परिणामों का कारण बन सकती थी। जो लोग पहले उसके अग्नि कौशल की प्रशंसा कर रहे थे, वे अब उससे दूरी बनाने लगे। किसी ने उसे सीधे झूठा और बेवकूफ करार दिया तो कोई उसे घातक गलती का दोषी ठहरा रहा था।
हर कोई मान बैठा था कि यह लड़का किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रहा है। सिर्फ एक शांगुआन उसके पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता झलक रही थी। वह सोच रही थी, यह लड़का इतना दुस्साहसी कैसे हो सकता है? अगर उसकी हरकतों से यहाँ किसी की नाराजगी हो गई तो उसका अंत यहीं हो जाएगा। दूर खड़े शांगुआन यूलिन ने यह सब देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झटका। उसकी आंखों में शरारत और साजिश छलक रही थी। यह लड़का अपने ही जाल में फंस गया। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फेयन पैलेस खुद इसे खत्म कर देगा। इन सारी प्रतिक्रियाओं के बीच बेली जिंगवेई ने अपनी शांत और ठंडी दृष्टि जुओ फैन की ओर घुमाई। उसकी आवाज में कठोरता और तीक्ष्णता थी। डैन चेंग का ऐलान तुमने किया? जुओ फैन ने बेहद शांति से सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ श्रीमान। बेली जिंगवेई ने उसकी तरफ गहराई से देखा। उसके मुंह पर एक हल्की मगर ठंडी मुस्कान उभर आई। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारे जैसे कई लोगों को मैंने शाही राजधानी में देखा है। अपनी औसत क्षमताओं को छिपाकर यह दिखावा करना कि तुम असाधारण हो, केवल इस उम्मीद में कि तुम्हें ऊपर के स्तर पर जगह मिल जाए। लेकिन मुझे इस तरह के छल और दिखावे से सख्त नफरत है। उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित करते हुए कहा, प्रतियोगिता का यह मंच तुम्हारे दिखावे का स्थान नहीं है। यदि तुम्हारे पास वास्तविक प्रतिभा है तो तुम मुझसे सीधे संपर्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ अपनी चतुराई दिखाकर नियमों का मजाक बनाना, अगर यह सब एक दिखावा निकला तो डैन पार्टी के नियम तुमसे सख्ती से निपटेंगे। क्या तुम ये समझते हो? युवा फैन ने उसी शांति और दृढ़ता के साथ सिर झुका दिया, बिल्कुल महोदय। बेली जिंगवेई ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया। उसके भीतर कहीं गहरी हैरानी थी। कितना शांत और दृढ़ इंसान है, इससे पहले किसी को मेरी डांट के बाद इतनी सहजता से खड़े नहीं देखा। फिर भी नियम नियम थे। यदि जुओ फैन ने कोई छल किया तो उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसने जुओ फैन की ओर एक सख्त नजर डालते हुए चेतावनी दी, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या यह वास्तव में पूरा हो चुका है? जुओ फैन ने हल्की मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल महोदय। ये जवाब सुनते ही सभा में फिर सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें जुओ फैन पर थीं। अब सबकी जिज्ञासा अपने चरम पर थी। क्या यह सचमुच हुआ है या यह लड़का महज एक छलावा कर रहा है? जब जुओ फैन की शांतचित्त मुद्रा ने सबको झकझोर दिया तो उसके आसपास खड़े लोग खुद को रोक नहीं सके। किसी ने आह भरी तो किसी ने हताशा में सिर हिलाया। भाई, आखिर तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे खड़े हो सकते हो? सब कुछ स्पष्ट है, तुमसे गलती हुई है। एक बार पीछे हट जाओ, अपनी भूल स्वीकार कर लो और बच निकलो। लेकिन नहीं, तुम क्यों इतनी जिद पर अड़े हो? क्या सचमुच तुम्हारे पास डैन चेंग है? उनकी आंखों में बेबसी थी और उनकी आवाजों में करुणा। लेकिन जुओ फैन पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। बेली जिंगवेई ने भीड़ की ओर देखा और फिर जुओ फैन की ओर, और अचानक एक सूक्ष्म लेकिन ठंडी हंसी छूटी। तुम्हें मैं अपने जीवन में अब तक का सबसे अड़िग इंसान मान सकता हूँ। इस स्थिति में भी तुम इतने शांत हो। लेकिन याद रखना, कोई भी नाटक हमेशा के लिए नहीं चलता। हर झूठ का एक अंत होता है। उसकी आंखें जुओ फैन पर टिक गई और स्वर तीखा हो गया। तुम कहते हो कि तुम्हारा डैन चेंग पूरा हो चुका है, तो चलो अपनी हथेली खोलो और इसे सबके सामने दिखाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा दावा गलत निकला तो तुम्हारी किस्मत का फैसला यहीं होगा। तुम्हें फिर मुझसे कोई दया नहीं मिलेगी। शांगुआन किंगयान, जो पास खड़ी थी, उसने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा, मानो कह रही हो, यह मत करो। लेकिन जुओ फैन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, जुओ फैन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन मुझे किसी और मौके की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक अलग ही विश्वास छलक रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी बंद मुट्ठी को धीरे धीरे खोला। अचानक हल्की सी चमक ने सबका ध्यान खींचा। जुओ फैन की हथेली से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जो धीरे धीरे फैलकर दर्शकों को घेरने लगा। वह प्रकाश इतना शुद्ध और प्रभावशाली था कि आसपास के कीमियागर स्तब्ध रह गए। एक तीव्र सुगंध हवा में फैल गई और उसके साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हर किसी की आत्मा को छू लिया हो। सभी कीमियागरों ने तुरंत पहचान लिया, यह उच्चतम स्तर का शुद्ध औषधीय दान है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध खड़ा था। कुछ के चेहरे पर हैरानी तो कुछ के मन में अविश्वास था। ने अपनी जगह पर जमकर जुओ फैन की हथेली में चमकते उस चमत्कार को देखा।
उसकी आंखें संकीर्ण हो गई, लेकिन उसके भीतर का संदेह मिट चुका था। ये तो वाकई उच्चतम श्रेणी का शांगपिन डैन है। उन्होंने धीरे से अपनी सांस भरी और कुछ कदम आगे बढ़ते हुए मेंग फीतियन की ओर देखा, जो अब तक आश्चर्य में डूबा था। मेंग फीतियन ने औषधि को ध्यान से जांचा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह शुद्ध क्यूपिन शांगपिन डैन है, इसमें कोई संदेह नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। क्या क्या यह लड़का वाकई मिंग फीतियन और जूडिंगसियन जैसे महान कीमियागरों को पीछे छोड़ सकता है? जो लोग पहले जुओ फैन पर हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर केवल शर्मिंदगी और हैरानी थी। शांगुआन किंगयान ने जुओ फैन को आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या यह वाकई इतना आसान है? क्या औषधि बनाना सिर्फ जड़ी बूटियों को जला देना है? अगर ऐसा है तो हमने पूरी जिंदगी भट्टी के सामने क्यों बिताई? जुओ फैन ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा गर्व था, लेकिन उसकी मुस्कान शांत और विमर थी। उसने धीरे से कहा, दूसरों को देखकर निर्णय करना हमेशा सही नहीं होता। हर किसी का तरीका अलग होता है। जो तुम्हारे लिए असंभव है, वह किसी और के लिए स्वाभाविक हो सकता है। उसका स्वर गूंज उठा और उसकी बात ने सबको झकझोर दिया। दर्शकों में खड़े सभी लोगों ने महसूस किया कि जुओ फैन का आत्मविश्वास दिखावा नहीं था, यह उसकी असली शक्ति थी। जुओ फैन की हथेली से निकले दैवी प्रकाश और उसकी शांति ने वहां खड़े सभी लोगों को चुप कर दिया। लोग उसकी ओर अवाक खड़े थे, जैसे वे किसी रहस्य का हल होते देख रहे हों। लेकिन जो बात किसी को पता नहीं थी, वह यह थी कि जुओ फैन की सफलता के पीछे छिपा एक अनोखा रहस्य था, स्वर्ग की हथेली। यह वही शक्ति थी जिसने उसे केवल कीमिया के दिग्गजों के समक्ष खड़ा किया, बल्कि उन्हें हराने में भी सक्षम बनाया। इसी रहस्य ने उसे तियानियों के सबसे प्रतिष्ठित कीमिया मास्टरों के बीच जगह दिलाई। बेली जिंगवेई, जो अब तक जुओ फैन को लेकर शंका में था, उसके चेहरे पर सम्मान का भाव उभर आया। वह धीरे धीरे जुओ फैन की ओर बढ़ा और अपनी गलती स्वीकार करते हुए गहराई से झुका। उसने कहा, महोदय, यदि मेरी बातों ने आपको ठेस पहुंचाई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं आपकी प्रतिभा को समझने में असमर्थ रहा। जुओ फैन ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कृपया ऐसा मत कहें। दूर खड़े शांगुआन यूलिन के चेहरे पर निराशा का भाव था। वह अपने भीतर उमड़ते सवालों का जवाब खोज नहीं पा रहा था। आखिर ये आदमी करता क्या है? सिर्फ जड़ी बूटियां पकड़ी और इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। बेली जिंगवेई ने जुओ फैन के हाथ में मौजूद औषधि को निहारते हुए उसकी प्रशंसा की। इतने कम समय में इतनी शुद्ध औषधि तैयार करना, महोदय, आप वास्तव में कीमिया के मार्ग में एक महान व्यक्तित्व हैं। जुओ फैन ने विनम्रता से सिर झुकाया। आपका आभार। बेली जिंगवेई ने जुओ फैन के बारे में और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त की। महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। जुओ फैन ने धीरे से उत्तर दिया, मैं एक साधारण यात्री हूं जो प्राचीन घर के द्वार पर अस्थायी रूप से रुका हुआ है। बेली जिंगवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानकर खुशी हुई कि आपने हमारी भूमि को चुना। हमारे जोंगजो तलवार सितारा साम्राज्य ने हमेशा प्रतिभाओं का आदर किया है। मुझे यकीन है कि यहाँ आपके लिए अपार अवसर हैं। उन्होंने विनम्रता से जुओ फैन को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। जैसे ही गार्ड्स ने रास्ता बनाया, बेली जिंगवेई ने रास्ता दिखाना शुरू किया। जुओ फैन ने यह सब गहराई से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता आ गई। बेली जिंगवेई की कार्यशैली उसे एक राजा के स्तर की राजनीति का एहसास दिला रही थी। वह सावधान हो गया, लेकिन उसने उसे दिखने नहीं दिया। उसने बिना किसी और सवाल के बेली जिंगवेई का अनुसरण किया। दूसरी ओर शांगुआन किंगयान ने जोश से भरी आंखों के साथ जुओ फैन का पीछा किया, लेकिन कीमियागरों की भीड़ में जो जलन और ईर्ष्या उमड़ रही थी, वह साफ छलक रही थी। खासतौर पर शांगुआन यूलिन के चेहरे पर निराशा और क्रोध का मिश्रण साफ छलक रहा था। इस आदमी को मैं बर्बाद होते देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसने तो हर किसी को पीछे छोड़ दिया। यह सब कैसे संभव है? उसे अपनी असफलता का दर्द झेलना और जुओ फैन को विजयी देखना बहुत भारी लग रहा था, लेकिन जुओ फैन अपने भीतर छिपी मुस्कान के साथ शांत और संयमित था। 7 दिनों की कड़ी कीमियागिरी के बाद भी शांगुआन यूलिन के मन में बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी मेहनत और प्रतिभा किसी बड़ी दीवार से टकरा गई हो। अपने भीतर की घुटन और असंतोष के साथ वह लगातार जुओ फैन की ओर देख रहा था।
उसका हर कदम, हर शांत चाल उसे भीतर तक कचोट रही थी। क्या ये सच में मुझसे बेहतर है? 7वें दर्जे का साधारण कीमियागर जो केवल भाग्य का सहारा ले रहा है। उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या के भाव उमड़ने लगे, लेकिन वह उन्हें अपने भीतर ही दबा रहा था। उसने अपने मन को तसल्ली देते हुए कहा, जल्दी खुश मत हो जुओ फैन। जितना ऊंचा उड़ोगे, गिरना उतना ही दर्दनाक होगा। तुम अपनी सीमाओं के करीब हो और मैं तुम्हारे इस दंभ को चूर चूर होते देखना चाहता हूं। इधर शांगवान यूलिन अपने अंतिम चरण में था। लौ जल रही थी और उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं, लेकिन उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। पास खड़े कीमियागर उसके चेहरे को देखकर असमंजस में थे। क्या इस व्यक्ति का मन स्थिर है? ये कैसा कीमियागर है जो अपनी खुद की नफरत में जल रहा है? दूसरी ओर एक छायादार कोने में शांगवान फेन और डैन किंगशेंग खड़े हुए ये दृश्य देख रहे थे। शांगवान फेन ने मुस्कुराते हुए कहा, 100 मील के अक्षांश और देशांतर को देखो, कितना संयम, कितना धैर्य। किसी को शत्रु मानने के बाद उसे मेहमान बनाकर आदर देना, यह स्वभाव तो वाकई राजाओं का होता है। डैन किंगशेंग ने एक गहरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वही तो, प्रधानमंत्री जैसा स्वभाव भी तो होना चाहिए। यदि उनमें ये गुण न हो तो वे इस साम्राज्य की रीढ़ कैसे बन पाते? शांगवान फेन ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि प्रधानमंत्री और योद्धाओं का स्वभाव अलग होता है? हमारे तलवार सितारा साम्राज्य को अगर अपराजित जियानजुन का समर्थन न होता तो क्या वह जोंगजो को इस तरह नियंत्रित कर पाता? डैन किंगशेंग की आंखें गहरी हो गई। उसने बेली जिंगवेई की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, तुम सही हो, लेकिन यह भी सच है कि तलवार सितारा साम्राज्य की आधी ताकत बेली जिंगवेई के कारण ही है। अगर वह न होते तो 4 राज्यों को जीतना नामुमकिन था, और अब मुझे लगता है सब कुछ उनके इशारों पर ही तय होगा। शांगुआन फेयुन ने एक लंबी सांस ली और बेली जिंगवेई की सूझबूझ को सराहते हुए कहा, सचमुच यह आदमी वर्षों से अपनी रणनीतियों को बुन रहा है और अब उसका हर कदम फल देने के करीब है। डैन किंगशेंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ लेकिन देखो, वह जुओ फैन जैसा छोटा सा दिखने वाला शख्स यहाँ क्यों है? क्या बेली जिंगवेई ने उसे भी अपनी योजना का हिस्सा बना लिया है? उनकी बातें जुओ फैन के बारे में एक गहरी चर्चा को जन्म दे रही थीं, लेकिन जुओ फैन वह अभी भी उतना ही शांत था। शायद वह जानता था कि उसकी चालें ही उसके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगी। शांगुआन फेयुन की बात पूरी होने से पहले ही डैन किंगशेंग अचानक एक झटके में रुक गए और अजीब तरीके से चौंक कर बोले, क्या जिजो का भी? उनकी आंखों में संदेह और उलझन की परछाई स्पष्ट थी। शांगुआन फेन ने उन्हें घूरते हुए पूछा, बूढ़े आदमी, क्या तुमने कुछ सुना है? डैन किंगशेंग ने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सिर झटक दिया और हंसकर कहा, ओह कुछ नहीं, शायद गलतफहमी हुई होगी। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे की बेचैनी उनके हाथों की सख्ती से पकड़ी हुई हिप फ्लास्क से साफ छलक रही थी। उनकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं, जैसे कोई अतीत का रहस्य उनकी चेतना में उभर आया हो। आगे की ओर बेली जिंगवेई ने जुओ फैन की ओर एक मुस्कान फेंकी और घोषणा की, श्रीगु इस बार कीमिया के नेतृत्व करता है, कृपया यहाँ आकर अपने सम्मानजनक स्थान पर विराजें। जुओ फैन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वयस्क, आपका यह सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ा है। बेली जिंगवेई ने सिर हिलाकर जवाब दिया और ऊंचे मंच की ओर लौट गए, जहां उन्होंने बाकी कीमियागरों की प्रगति पर नजर डालनी शुरू की। हालांकि बाकी प्रतियोगियों की गति अभी भी काफी धीमी थी। जुओ फैन की तेजी और दक्षता ने मंच पर एक अलग ही छाप छोड़ी। उनके पास खड़े मेंग फेटियन और उनके साथ ही बूढ़े कीमियागरों ने उनकी ओर अविश्वास से देखा। एक ने धीमे स्वर में पूछा, यह लड़का किस गुरु से प्रशिक्षण ले चुका है? जुओ फैन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बस यह तो विरासत का हिस्सा है। मेंग फेटियन ने भौहें चढ़ाते हुए व्यंग्य किया, हम लगता है कुछ छिपा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। उनका स्वाभाविक व्यंग्य जुओ फैन को विचलित नहीं कर सका। उन्होंने शांत रहकर कहा, आप दोनों वरिष्ठों की कीमियागिरी की परंपरा और सख्त अनुशासन सराहनीय है। मेरा यह साधारण प्रदर्शन उसके सामने कुछ भी नहीं। मेंग फेटियन ने हल्के स्वर में जवाब दिया, शायद, लेकिन तुम्हारी उम्र और दक्षता से यह जाहिर है कि तुम में असाधारण क्षमता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेहनत करते रहो लड़के।
जुओ फैन ने विनम्रता से सिर झुकाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, आपके प्रोत्साहन का बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ। मेंग फेटियन और उनके साथी ने एक दूसरे की ओर देखते हुए लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी और थकावट थी, जैसे उन्हें अपने अनुभव और समय की सीमाओं का एहसास हो गया हो। उनके मन में स्पष्ट था कि ये युवा कीमियागर व आग है जो आने वाले समय में सभी सीमाओं को पार कर जाएगी। यांगजी नदी की पिछली लहरें वास्तव में नई लहरों को तेजी से आगे बढ़ा रही थीं। हर पीढ़ी पिछली से ज्यादा मजबूत लग रही थी। मंच पर खड़े मेंग फेटियन और उनके साथी चुओ फैन की दक्षता से जैसे पराजित महसूस कर रहे थे। बेली जिंगवेई ने ऊंचाई से नीचे देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, लगता है कि यह सम्मेलन वाकई सार्थक साबित हुआ। श्रीगु ने 2 महान कीमियागिरी गुरुओं से मान्यता प्राप्त की है। हालांकि उनकी साधना अभी सीमित है, लेकिन उनकी क्षमता असीमित है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को देखकर लगता है कि साम्राज्य ने आज सच में एक अमूल्य रत्न पाया है। पास खड़े गार्ड ने त्वरित प्रशंसा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री, आपको बधाई हो, आपने साम्राज्य के लिए एक अनमोल रत्न खोज लिया है। बेली जिंगवेई ने गार्ड की ओर देखा और शीतल स्वर में कहा, चापलूसी बंद करो। अब समय है बाकी औसत दर्जे के लोगों को हटा दिया जाए। जो लोग इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। गार्ड ने तुरंत सिर झुका लिया और आदेश मानने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही पहरेदारों ने बाकी प्रतिभागियों को बाहर निकालना शुरू किया, आवाजों और असंतोष से वातावरण भर गया। हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है। यह पूरी तरह अनुचित है। हमें मौका भी नहीं दिया गया। लेकिन पहरेदारों ने किसी की नहीं सुनी। बिना किसी परवाह के उन्होंने असफल प्रतिभागियों को बाहर फेंक दिया। जो विरोध करने की कोशिश करते, उन्हें सख्ती से रोका गया। कुछ ने गुस्से से चीखने की कोशिश की, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गए। बेली जिंगवेई ने मंच से यह सब ठंडी निगाहों से देखा। उनकी आंखों में न कोई सहानुभूति थी, न कोई रुचि। उनके चेहरे पर एक ठंडा भाव था, जैसे वे इन लोगों को महज एक बोझ मानते हों। जुओ फैन ने सब कुछ देखा और उनकी आंखें सिकुड़ गई। उनके मन में एक स्पष्ट समझ आ गई कि बेली जिंगवेई किस तरह से एक कदम दर कदम अपना जाल कस रहे थे। उन्होंने अनजाने में शांगुआन यूलिन की ओर देखा, जो अपने काम में गर्व से मगन था, इस बात से अनजान कि वह खुद उस जाल का हिस्सा बन चुका था। जुओ फैन ने एक गहरी सांस ली, हल्के से सिर हिलाया और मन ही मन कहा, काश ये मूर्ख समझ पाता कि इस जाल का केंद्र वही है। बेली जिंगवेई ने आखिरी बार भीड़ पर नजर डाली। अब सैकड़ों प्रतिभागियों में से केवल 4-5 ही बचे थे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो जो मैंने अभी किया, क्या वो उचित था? नीचे खड़ी भीड़ ने संवेद स्वर में कहा, प्रधानमंत्री महान हैं, यह पूरी तरह उचित था। जुओ फैन ने यह सुना और हल्की हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अंततः सिर हिलाकर मुस्कुराने लगा। उन्हें यह देखना मजेदार लगा कि कैसे सब कुछ बेली जिंगवेई के नियंत्रण में था और फिर भी लोग उनके फैसलों की तारीफ कर रहे थे। बेली जिंगवेई ने सभा में गहराई से नजर डाली। शोरगुल करने वालों की गूंजती आवाजें और चापलूस मुस्कानें उन्हें देख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ उन पर टिक गईं जो शांत खड़े थे। जुओ फैन और कुछ अन्य जैसे व्यक्तित्व। उन्होंने धीमे से सिर हिलाया, मानो उनके साहस और संतुलन की सराहना कर रहे हों। थोड़ी देर तक चारों ओर का माहौल समझते हुए बेली जिंगवेई ने ठंडे लेकिन स्थिर स्वर में कहा, तो प्रारंभिक स्क्रीनिंग अब शुरू होगी। उनके शब्द हवा में गूंजे। एक पल के लिए पूरी सभा शांत हो गई। वे जो अब तक जय जयकार कर रहे थे और चापलूसी भरे स्वर में अपनी निष्ठा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक असमंजस में पड़ गए। एक व्यक्ति ने धीमे से कहा, लेकिन यह तो केवल गिनती की प्रक्रिया थी, है ना? बेली जिंगवेई के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, जिसमें निडरता झलक रही थी। उन्होंने कहा, क्या आपको सचमुच लगता है कि डैन किंग सम्मेलन इतना सरल होगा? यह केवल शब्दों की प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ हर कदम एक परीक्षा है। यह वही है जो ये सिद्ध करता है कि आप इस प्रतिष्ठित स्थान का हिस्सा बनने के योग्य हैं या नहीं। उनके स्वर में कोई क्रोध नहीं था, लेकिन उसकी गंभीरता ने लोगों को भीतर तक हिला दिया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के दिल में छिपी असलियत को उजागर कर दिया हो। सभा में मौजूद कीमियागारों में से कुछ को यह बात स्पष्ट हो गई कि यह सम्मेलन केवल उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन नहीं कर रहा था,
बल्कि उनके चरित्र और संकल्प की भी परीक्षा ले रहा था। वहीं कुछ लोग, जो अपनी उपस्थिति से ज्यादा कुछ नहीं थे, धीरे धीरे अपनी जगह पर सहम गए। बेली जिंगवेई ने सभा पर एक अंतिम नजर डाली। उनकी आंखों में छलकती दूरदृष्टि और दृष्टिकोण ने संकेत दिया कि उन्हें केवल चमकदार दिखने वाले लेकिन खोखले व्यक्तित्वों की आवश्यकता नहीं थी। वह उन व्यक्तियों को ढूंढ रहे थे जो धैर्य, समर्पण और अपनी ताकत में भरोसा रखते थे। बेली जिंगवेई ने चारों ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उन्होंने धीरे से कहा, अभी हमने बस कुछ साधारण मछलियों को अलग किया है। असली स्क्रीनिंग अब शुरू होगी। अपनी सारी दवाइयां निकालें और तैयार हो जाएं। इतना कहते ही उन्होंने एक गार्ड को बुलाया और कुछ निर्देश दिए। गार्ड ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत भीड़ की ओर बढ़ गया। उसके साथ शाही महल के संरक्षक सैनिक भी थे, जिनके कंधे पर जिम्मेदारी का भार साफ छलक रहा था। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। 400-500 कीमियागर अलग अलग भावों के साथ खड़े थे, कुछ आत्मविश्वास से भरे, कुछ चिंतित और कुछ अपने कौशल पर गर्व करते हुए। गार्ड ने बड़ी सावधानी से प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण किया और उन्हें 2 समूहों में विभाजित कर दिया। दोनों समूहों के सामने रखे गए औषधीय दवाओं के बैच अलग अलग गुणवत्ता और विशेषताओं के थे। कुछ उच्चतम गुणवत्ता वाले, कुछ औसत और कुछ पूरी तरह से निम्न श्रेणी के। जैसे ही बेली जिंगवेई ने एक बैच की ओर इशारा किया, उनका स्वर गंभीर हो गया। इन लोगों को हटा दो। जी महाराज। गार्ड झुके और तत्परता से उन कीमियागरों को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। उनका जाना वैसा ही था जैसे एक बाज अपने शिकार को उठाकर ले जाता है। लेकिन जिन लोगों को बाहर निकाला गया, वे अभी भी पूरी तरह स्तब्ध थे। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें क्यों हटाया गया। एक व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से आहत था, जोर से चिल्लाया, रुको, मैं शीर्ष श्रेणी का डैन तैयार करता हूं। मुझे क्यों हटाया गया? वह व्यक्ति जो अभी भी यहाँ है मुझसे कमजोर है। उसका लिंगदान केवल मध्यम श्रेणी का है। मुझे क्यों हटाया गया? उनकी उंगली उस व्यक्ति की ओर उठी जो अब तक चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूसरे व्यक्ति ने अचानक घबराकर बेली जिंगवेई की ओर देखा। वह जानता था कि वह श्रेष्ठ नहीं था, फिर भी उसकी उपस्थिति ने उसे असहज कर दिया। बेली जिंगवेई ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया एक शांत मुस्कान के साथ आई। उन्होंने कहा, तुम्हारे औषधीय पदार्थ की गुणवत्ता भले ही ऊंची हो, लेकिन उसमें वह आभा नहीं है जो एक असली लिंगदान में होनी चाहिए। लिंगदान सिर्फ रासायनिक संतुलन का नाम नहीं है। वह आभा, वह आत्मा, उस औषधि की असली ताकत है। उनके शब्द एक हथौड़े की तरह गूंजे, लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति ने विरोध करते हुए कहा, महाराज, वह आभा केवल इसलिए अधिक है क्योंकि उसने उच्च स्तरीय सामग्री का उपयोग किया है। मेरी औषधीय तकनीक उससे कहीं बेहतर है। मैंने 7 स्तरीय जड़ी बूटियों से उसे पछाड़ा है, जबकि उसने 8 स्तरीय का उपयोग किया है। यह अन्याय है। भीड़ ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए सहमति जताई, मानो उसे सही ठहरा रहे हों। लेकिन बेली जिंगवेई ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या मैंने कहा था कि यह केवल कीमिया का परीक्षण है? लिंगदान की शक्ति केवल सामग्री से नहीं आती, वह उसकी आत्मा और प्रभाव से परिभाषित होती है, और यह वह है जो तुम्हारे डैन में नहीं है। उनका स्वर दृढ़ था, लेकिन उसमें न कोई क्रोध था और न ही किसी प्रकार का अपमान। उनकी बातों ने न केवल सभा को चुप कर दिया, बल्कि यह भी समझा दिया कि यह परीक्षा केवल तकनीक की नहीं, बल्कि सच्चे कौशल और आंतरिक शक्ति की है। बेली जिंगवेई ने हल्के से अपनी भौहें उठाई और एक गहरी, आत्मविश्वास भरी हंसी के साथ कहा, याद रखें, शाही राजधानी में प्रवेश करना केवल आपके कौशल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप शाही परिवार की सेवा के लिए कितने समर्पित हैं। यह केवल आपकी कीमिया नहीं है जिसे परखा जाएगा, बल्कि यह भी कि आप परिस्थितियों के अनुसार कितनी तेजी से और प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। उन्होंने सभा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैंने अभी जो देखा वह केवल आपके कौशल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह देखने का एक तरीका था कि आप अपने प्रयासों को कहाँ केंद्रित करते हैं। क्या आप परिस्थितियों को समझकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं या केवल अपनी क्षमताओं को दिखाने की कोशिश करते हैं? कई ने यहां दिखाया कि वे दिखावे के पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन इस स्थान पर यह मायने रखता है कि आप कितनी कुशलता और तत्परता से शाही मांगों को पूरा करते हैं। सभा में सन्नाटा पसर गया।
कुछ कीमियागरों के चेहरों पर शर्मिंदगी की लकीरें उभर आईं, लेकिन बेली जिंगवेई ने अपनी बात जारी रखी। यहाँ आपको अपनी शैली दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको अपनी तकनीक का गौरव जताने की जरूरत नहीं है। यह स्थान शाही परिवार की सेवा का है और इस सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है तेज और श्रेष्ठ परिणाम देना। जिन लोगों को मैंने अभी अभी अलग किया है वे इसलिए गए क्योंकि उन्होंने इस बात को नहीं समझा। यह सुनते ही कुछ लोगों की नजरें झुक गई तो कुछ के चेहरे पर नापसंदगी के भाव झलकने लगे। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने गहरी सांस ली और दृढ़ता के साथ कहा, आपने सही कहा महाराज। मैं यहाँ आपकी सेवा करने आया था, लेकिन ये मेरी सोच से परे है। मुझे लगा कि ये कीमिया का एक और प्रतिस्पर्धा मंच है, लेकिन ये कुछ और है। शायद मैं इसे समझने में चूक गया। मैं सम्मानपूर्वक यहाँ से विदा होता हूँ। उसने सबके सामने झुककर सम्मान प्रकट किया और फिर शांति से महल के द्वार की ओर बढ़ गया। उसकी पीठ सीधी और उसकी चाल गर्वपूर्ण थी। भीड़ में खड़े लोगों ने उसकी सरल मुस्कान और गरिमामयी विदाई को देखा। उनकी आखिरी मुस्कान, जो हल्की और आत्मविश्वास से भरी थी, बहुतों के दिलों में ठहर गई, एक प्रश्न बनकर, एक सोच बनकर। एक और व्यक्ति ने कदम बढ़ाया और कहा, सर, मैं भी समझता हूं कि यह स्थान मेरे लिए नहीं है। मुझे अपनी कीमिया के सम्मान के साथ जीने में खुशी है, भले ही वह यहाँ मान्यता न पाए। उसने भी गहरे सम्मान के साथ झुककर विदा ली। धीरे धीरे और भी लोग उठ खड़े हुए। उनमें से कुछ ने अपने स्वाभिमान को बचाए रखते हुए निर्णय लिया कि यह मंच उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। वे इस सोच के साथ चले गए कि शाही राजधानी में प्रसिद्धि और धन के लिए अपनी आत्मा बेचना उनकी पहचान के लायक नहीं। कुछ देर बाद केवल 100 कीमियागर ही बचे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प छलक रहा था। अंधेरे में खड़े शांगुआन फेयोन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेली जिंगवेई ने यह सभा मानो खलनायक की शैली में रखी, लेकिन इससे उसने अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा खो दी। ये उसके स्वभाव से मेल नहीं खाता। डैन किंगशेंग मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक गहरी समझ चमक रही थी। क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं भाई फेयोन? नहीं, यह उसकी योजना का हिस्सा है। उसने जानबूझकर यह माहौल बनाया है। जो यहाँ बचे हैं वे वह नहीं जो केवल प्रसिद्धि चाहते हैं, बल्कि वे हैं जो अपने आप को इस स्थान के लिए उपयुक्त मानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इन बचे हुए लोगों में शांगुआन परिवार के सदस्य जरूर होंगे। शांगुआन फेन चौंक गए। क्या आप कह रहे हैं कि उसने बड़ी सावधानी से शांगुआन परिवार के लोगों को खोजने के लिए यह सारा आयोजन किया? डैन किंगशेंग ने हल्के से सिर हिलाया। उसके हर कदम में एक योजना है। उसने जो लोग हटाए वे शाही सेवा के लायक नहीं थे, और जो रुके हैं वे उसकी नजरों में विशेष महत्व रखते हैं। यह डैन किंग सम्मेलन उसकी प्रतिभा पहचानने की परीक्षा से कहीं अधिक था। शांगुआन फेयोन ने बेली जिंगवेई की ओर गहरी नजर से देखा और कुछ देर सोचने के बाद हल्के से सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, हाँ, इस विस्तृत क्षेत्र में जहां हर दिशा में अलग अलग लोग हैं, एक सच्चा शासक वही है जो सही और गलत को भेद सकता है। लेकिन ये युवा, उसकी योजना कितनी गहरी है। पास ही खड़ी शांगुआन किंगयान ने, जिनके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट झलक रही थी, धीरे से जियो फैन की आस्तीन खींचते हुए फुसफुसाकर कहा, चचेरे भाई, मुझे इस बैठक का ये रंग पहली बार देखने को मिला है। ये सचमुच विचलित करने वाला है। उनकी आंखों में हल्की नाखुशी थी, लेकिन उनके स्वर में अनिश्चितता और भ्रम भी झलक रहा था। वह चाहकर भी अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रही थी। शांगुआन परिवार की युवा महिला इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी कि बेली जिंगवेई ने कैसे अन्य कीमियागरों की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया। उनके शब्दों में एक नरमी और करुणा थी, लेकिन उनका असंतोष छिपा नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के जासूसों की ओर देखा, जो इस परीक्षा में पीछे रह गए थे। उन्होंने बचे हुए लोगों की ओर देखा और उनके चेहरों पर डर और अधीनता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। उनकी नजर शांगुआन यूलिन पर पड़ी, जो इस बात से बहुत खुश लग रहा था कि वह इस चुनौती में बच गया। उसका आत्मसंतुष्ट चेहरा देखकर जुओ फैन हल्की हंसी के साथ बुदबुदाया, यह बच्चा, क्या इसे सच में नहीं समझ आ रहा कि यह जाल और भी कसता जा रहा है? जुओ फैन ने बेली जिंगवेई की रणनीति को तुरंत भांप लिया। उन्होंने खुद से सोचा, यह प्रक्रिया शायद अन्य लोगों को अस्पष्ट लगे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ स्पष्ट है। शांगुआन परिवार कीमिया में कुशल नहीं है और इतने कम समय में किसी को प्रशिक्षित करना लगभग असंभव है।
लेकिन नकली कीमियागरों को खड़ा करना यह आसान है। उन्होंने समझाया, सचमुच इस प्रक्रिया का हर कदम बेली जिंगवे की गहरी सोच को दिखाता है। असली कीमियागर जिनकी नींव मजबूत है वे हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, लेकिन जो केवल दिखावा करते हैं वे जल्दी में खराब औषधियां बनाएंगे। और ऐसे लोग जैसे शांगुआन यूलिन इस योजना में बचे रहने वाले हैं। उनकी असली पहचान अब बेली जिंगवेई के जाल में फंसी हुई है। जू फैन की बातें सुनकर शांगुआन किंगयान ने दूर खड़े बेली जिंगवेई की ओर देखा। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, हैरानी, प्रशंसा और हल्की झुंझलाहट। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, तो ये सब सिर्फ कीमिया परखने के लिए नहीं, बल्कि असली और नकली की पहचान करने का खेल था। कितनी गहराई से सोचता है ये व्यक्ति। सचमुच बेली जिंगवेई का यह परीक्षण केवल एक साधारण प्रतियोगिता नहीं था। ये एक योजना थी, एक जाल जो धीरे धीरे कस रहा था। अब जो लोग बचे थे वे दिखावे के पीछे छिपे हुए थे। उनके दिलों में गर्व और कीमिया के सम्मान का कोई स्थान नहीं था। वे केवल अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए बचे थे। डैन किंगशेंग, जो इस पूरी योजना को गहराई से समझ चुके थे, मुस्कुराए और फुसफुसाए, बेली जिंगवेई ने अपना जाल फैला दिया है और उसमें फंसे शिकार अब सामने आ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि वह अगला कदम कैसे उठाता है। शांगुआन फेयुन ने उनकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वास्तव में यह खेल उसकी रणनीति की गहराई को दिखाता है। वह केवल प्रतिभाओं की तलाश नहीं कर रहा, बल्कि शांगुआन परिवार के असली लोगों को खोजने का प्रयास कर रहा है। इस युवा की बुद्धि अद्भुत है। जुओ फैन ने बेली जिंगवेई की चाल को पूरी तरह समझ लिया था। उसकी हर चाल इतनी सटीक और गहरी थी कि इसका उद्देश्य केवल शांगुआन परिवार को जाल में फंसाना था। बाकी लोगों के लिए यह डैन किंग कॉन्फ्रेंस महज एक असामान्य आयोजन लग रहा था, जैसे इसे सम्राट के आनंद के लिए बनाया गया हो। लेकिन जुओ फैन को यह एहसास था कि यह वास्तव में एक शानदार रणनीति थी, शांगुआन परिवार को बंदी बनाने वाला सबसे मजबूत पिंजरा। इसका एहसास होते ही जुओ फैन ने मन ही मन सोचा, अब क्या करना चाहिए। शांगुआन यूलिन, यह शतरंज का एक ऐसा मोहरा है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन क्या उसे अभी बचाना चाहिए या उसे इस उजले पक्ष पर धकेल देना चाहिए जहां हर कदम खतरनाक हो सकता है। उसकी आंखें गहरी सोच में चमकीं। अगर उसे बाहर निकाल दिया गया तो यह उसकी और हमारी दोनों सुरक्षा के लिए बेहतर होगा। लेकिन क्या यह भी संभव है कि मैं उसे शतरंज के खेल में अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करूं। निर्णय का हर सिरा मुझसे ही जुड़ा है। अपने विचारों के साथ जुओ फैन ने बेली जिंगवे को गहराई से देखा और महसूस किया। यह पूरी योजना उसकी है, फैन की नहीं। यह डैन किंग कॉन्फ्रेंस एक मकड़ी के जाले जैसा है, सूक्ष्म, भयावह और हर दिशा में फैलता हुआ। बेली जिंगवेई ने इसे बड़े ही शातिर तरीके से बुना है। फेयन जैसे व्यक्ति इस तरह की गहराई में सोचने के काबिल नहीं है। जुओ फैन की नजर बेली जिंगवेई पर टिक गई। यह आदमी लिक्सियन का असली कॉर्पोरल है, असाधारण रूप से शांत, लेकिन जब चाल चलने की बात आती है तो निर्मम। उसकी हर चाल में योजना की गहराई है। वह छोटे लाभों के लिए अपनी रणनीति नहीं छोड़ेगा। यदि मैं इस उजले पक्ष पर आया तो वह मुझे जल्दी हटाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि वह इंतजार करेगा, लंबी मछली पकड़ने के लिए धैर्य दिखाएगा और अपने असली निशाने शांगुआन परिवार पर ध्यान केंद्रित करेगा। जुओ फैन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। यह सब मुझे समय देगा। मैं इस उजले पक्ष पर एक छाया में बदल जाऊंगा। निर्णायक लड़ाई से पहले मैं सुरक्षित रहूंगा और जब समय आएगा मैं वह चाल चलूंगा जो खेल पलट देगी। उसने मन ही मन अपनी रणनीति तय कर ली। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। शांगुआन यूलिन, अब तुम्हारा इस्तेमाल होगा। तुम एक मामूली मोहरा हो, लेकिन खेल के इस हिस्से में महत्वपूर्ण हो। और शांगुआन फैन और फेक्सियोंग, वे भी इस्तेमाल किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये खेल जितना गहरा है उतना ही रोचक होने वाला है। अचानक शांगुआन यूलिन ने ठंडक का अनुभव किया, जैसे किसी ने उसे गहराई से घूरा हो। वह चौंककर इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ छलक रही थी। यह ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? कौन है जो मुझे इतने ध्यान से देख रहा है? जुओ फैन ने अपनी नजरें दूसरी ओर मोड़ ली, लेकिन उसके मन में वह योजनाओं का जाल पहले से ही बुन चुका था। अब केवल समय की बात थी जब वह अपने पत्ते खेलना शुरू करेगा। बेली जिंगवे की मधुर मगर रहस्यमय आवाज ने फिर से वातावरण को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बधाई हो,
तुम रीटेस्ट में आगे बढ़ गए हो इस विषय के लिए। हाँ हाँ, अभी इसके बारे में नहीं सोचा है, बस जो चाहो उसे परिष्कृत करो। उसके शब्दों ने जैसे हवा में ठहराव पैदा कर दिया। एक पल के लिए हर कोई अवाक रह गया। कमरे में नजरें एक दूसरे से टकराईं, लेकिन सभी के चेहरों पर एक ही सवाल था, ये कैसा आदेश है? ये विषय तो पूरी तरह अनौपचारिक लग रहा था। कोई स्पष्ट निर्देश नहीं, कोई दिशा नहीं। आखिर अगर जीव पिंडैन न बना पाए तो क्या होगा? और अगर एट पिंडैन बनाने वाले को ही पास किया गया तो बहस करने के लिए किसके पास जाया जाए? यह समझना मुश्किल नहीं था कि बेली जिंगवेई के पास अंतिम व्याख्या का अधिकार था, लेकिन यह रहस्य, यह अनिश्चितता, यह उनकी योजनाओं का एक और परतदार हिस्सा था। भीड़ में से किसी ने झिझकते हुए अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, महाशय, कृपया हमें थोड़ी और स्पष्टता दें। अगर हम बस यूं ही इधर उधर भटकेंगे तो सिरहीन मक्खियों की तरह घूमने का क्या लाभ होगा? बेली जिंगवेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस अपना सर्वश्रेष्ठ करो। उसकी मुस्कान ने वातावरण को और गहरा कर दिया। उसकी रहस्यमय उपस्थिति और शब्दों ने जैसे सभी के भीतर असमंजस और बेचैनी को और बढ़ा दिया। कोई ये समझने में सक्षम नहीं था कि वह सच में क्या चाहता है। और तभी एक हल्की चीख हवा में गूंजी। जुओ फैन अपनी जगह पर खड़ा, अपने हाथों में जलती हुई युआनली की आग को संभालते हुए मुस्कुराया। उसकी आवाज में एक अलग आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, क्या वयस्क कभी यह नहीं कह रहे थे कि अपना सर्वश्रेष्ठ करो? तो फिर क्यों ना हम अपने घर की सुरक्षा का हुनर आजमाएं? उसकी बात ने बाकी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने उसकी तरफ देखा, उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया। जुओ फैन ने जैसे ही औषधीय जड़ी बूटियों को आग में फेंका, बाकी लोग भी जल्दी से उसकी नकल करने लगे। लेकिन जुओ फैन की हर चाल के पीछे गहरी सोच छिपी थी। वे नहीं जानते थे कि बेली जिंगवेई का यह आदेश उसके जाल की दूसरी परत थी। हर कोई अपने अपने तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ करने में जुटा था, लेकिन जुओ फैन को अच्छी तरह समझा चुका था कि बेली जिंगवेई के इरादे सिर्फ उन्हें भटकाने के नहीं थे। ये एक खेल था, और इस खेल में जीत उसी की होगी जो अंत तक अपनी चालों पर नजर रख सके। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है।